हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय डियर गुरुजी पर। मैं हूं अश्विनी शर्मा और ये अपना जियोग्राफी में चल रहा है। आज का टॉपिक अपना जो रहने वाला है वो है वन्य जीव संरक्षण। बहुत ही शानदार टॉपिक है ये, क्योंकि लगातार चर्चाओं में रहता है ये। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक आप वीडियो देखने के बाद करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो टाइम से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो आज का अपना टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण। तो वन्य जीव का मतलब होता है वे जीव जो कि वनों में पाए जाते हैं, जिन्हें हम पाल नहीं सकते। ठीक है, जिन जीवों को हम पालतू जीवों के रूप में नहीं रख सकते, उन्हें वन्य जीव कहते हैं। ठीक है, ये वन्य जीव। तो वन्य जीव कहाँ मिलते हैं? अपन वनों में मिलते हैं। ठीक है, तो जो पालतू भैंस, गाय, बकरी, ये होते हैं पालतू जीव। इन्हें हम अपने घरों में पाल सकता है मानव, लेकिन वन्य जीवों को पाला नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कि शेर हुआ, बाघ हुआ। ठीक है, तो इनको घर में पाला नहीं जा सकता। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो ये अपना टोटल वीडियो वन्य जीव संरक्षण को लेकर होगा। किसका संरक्षण वन्य जीवों का किस प्रकार से किया जा रहा है, और किस किस प्रकार के वन्य जीव होते हैं, और किस किस प्रकार से उनको संरक्षण दिया जा सकता है। क्योंकि आज वन्य जीव संरक्षण एक अहम मुद्दा बन चुका है विश्व के लिए। ठीक है, क्योंकि वन्य जीव एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर पारिस्थितिकी तंत्र में से वन्य जीव को हटा दिया जाए तो जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो फूड चेन है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए वन्य जीवों का संरक्षण आज के इस युग में, इस समय में बहुत आवश्यक हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फूड चेन का वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आप उसमें जाकर के फूड चेन वाला वीडियो देख सकते हैं साइंस वाली प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना वीडियो। ठीक है, तो संकटग्रस्त और संकटापन्न वन्य जीव प्रजातियों का संरक्षण करने की प्रक्रिया और इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। ठीक है, किसके अंतर्गत किए जाते हैं? वन्य जीव संरक्षण के अंतर्गत किए जाते हैं। तो संकटग्रस्त का मतलब क्या होता है? ऐसी जैविक प्रजातियां या जैविक जातियां, ठीक है, जो कि अपने अस्तित्व को लेकर के उन पर एक खतरा है। ठीक है, खतरा आ चुका है। ठीक है, उसको तो कहते हैं अपन संकटग्रस्त, जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। और संकटापन्न का मतलब होता है जो कि एक खतरे के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनके अस्तित्व पर खतरा आ सकता है, उसको अपन कहते हैं संकटापन्न। संकटग्रस्त का मतलब जिस प्रजाति के अस्तित्व पर खतरा आ चुका है, और संकटापन्न का मतलब जिसके अस्तित्व पर खतरा आने वाला है। ठीक है, तो इनके संरक्षण, तो दोनों का ही संरक्षण आवश्यक है। जिस पर संकट आने वाला है उसका भी संरक्षण होना चाहिए। अगर समय से संरक्षण नहीं हुआ तो उसके अस्तित्व पर खतरा आ सकता है, तो वह खतरा आने से पहले उसका संरक्षण कर लिया जाए। और संकटापन्न जो कि एक संकट के लिए जाने वाले हैं, तो उसका भी संरक्षण अगर पहले ही कर लिया जाए तो वह खतरा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये होता है संकटग्रस्त और संकटापन्न। और संकटहीन मतलब जिसके अस्तित्व पर अभी कोई खतरा नहीं, जैसे कि गाय होती है, गाय के अस्तित्व पर अभी कोई खतरा नहीं है। भैंस होती है, पालतू जीव है, बकरी होती है, भेड़ होती है। ठीक है, मुर्गा होता है, इसके अस्तित्व पर अभी वर्तमान में कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो कि शेर है, बाघ है, हाथी है, हंगुल है, घड़ियाल है, तो ये वन्य जीव हैं, इनके अस्तित्व पर एक खतरा मंडरा रहा है। इसलिए इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम भी उठाए गए हैं। उन कदमों को भी हम वीडियो में आगे देखेंगे, तो वीडियो को आप देखते रहें। और एक बात बता दूं, इस वीडियो लेक्चर का जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक खोल करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं।
तो वन्य जीवों का संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये फैक्ट आप याद करें। वन्य जीवों का संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है। तो वह दो प्रकार कौन कौन से? एक तो है स्वस्थानीय और एक है बाह्यस्थानीय। ठीक है, स्वस्थानीय और बाह्यस्थानीय के बारे में अभी बता रहा हूं मैं आपको, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें आप। तो स्वस्थानीय का मतलब होता है, ये देखिए, स्वस्थानीय का मतलब किसी जीव को उसी के प्राकृतिक निवास स्थान पर उसी के अनुकूल परिस्थितियों में संरक्षण प्रदान कर देना। ठीक है, कोई वन्य जीव है, वह जहाँ रहता है, जिस स्थान पर रहता है, उसी स्थान पर उस जीव को संरक्षण प्रदान कर देना। जैसे कि अपना बाघ होता है, बाघ ज़्यादातर जंगलों में रहता है, शेर भी जंगलों में रहता है। तो अगर शेर को हम उसी जंगल में संरक्षण प्रदान कर दें, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं स्वस्थानीय। जैसे कि घड़ियाल जल में रहता है, नदी जल में, अगर उसको उसी नदी के जल में अपन संरक्षण प्रदान कर दें तो उसको तो बोलते हैं अपन स्वस्थानीय। ठीक है, अगर उस नदी में से निकाल करके उसके अनुकूल परिस्थितियां, जैसे कि उसको अपन उसी नदी जैसा वातावरण दे दें, ठीक है, किसी अन्य कृत्रिम स्थान पर एक नदी बना करके, बहती हुई तो नहीं होगी नदी, लेकिन उसको चला सकते हैं, उसी के जैसा वातावरण दे करके, उसी नदी के जैसा जहाँ पर वह घड़ियाल या मगरमच्छ रहता है वैसा ही वातावरण बना करके हम उसको दे दें तो उसको बोलते हैं अपन बाह्यस्थानीय। तो स्वस्थानीय में आता है अपना टाइगर रिजर्व, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान। ये अपने स्वस्थानीय की प्रक्रियाएं, अपन टाइगर रिजर्व बना सकते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बना सकते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र बना सकते हैं और राष्ट्रीय उद्यान बना सकते हैं। तो बाह्यस्थानीय का कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया। तो बाह्यस्थानीय का मैंने बताया है, अगर उस जीव को जहाँ पर वो प्राकृतिक स्थान है, उसी प्राकृतिक स्थान जैसा एक स्थान बना करके हम कहीं और दे दें और उसको वहाँ पर ले जा करके संरक्षित कर दें तो उसको बोलते हैं बाह्यस्थानीय। मतलब उसके प्राकृतिक निवास स्थान से दूर रखकर संरक्षित कर देना। ठीक है, ओके। तो एक एग्जांपल और दे दूं मैं आपको, जैसे कि जो एशियाई शेर है, ठीक है, एशियाई शेर जो अपने भारत वाले भाग में पाया जाता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में उसको संरक्षण दिया गया है। अगर वह जिस पेड़ के नीचे रहता है, जो वातावरण उसको पसंद है, जो वाली घास पसंद है, उसे घास में घूमने के लिए जो घास पसंद है, और जैसा वातावरण उसके पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर पठारी इलाका है, और क्या खाता है वो, अगर सेम उसी के जैसा अपन वातावरण दे दें किसी अन्य स्थान पर, वहाँ से ला करके किसी अन्य स्थान पर सेम वही वातावरण अपन उसको दे दें तो वह उसमें सरवाइव कर जाएगा और उसका संरक्षण जो है पूरा हो जाएगा, वो संरक्षित हो जाएगा। तो बाह्यस्थानीय संरक्षण के लिए जैसे कि अपन जीन बैंक बना देते हैं और चिड़ियाघर बना देते हैं। चिड़ियाघर में आपने देखा होगा कि जो शेर है, जो शेर का जो कॉटेज बना होता है, उसको देखें आप ध्यान से तो उसको, शेर को उसमें उसी जंगल जैसी फीलिंग आती होगी, क्योंकि उसको जो है सेम जंगल जैसा बना देती हैं। ठीक है, और मछली को पानी में रखा जाता है और जो सांप होता है उसको सेम उसी की जैसा वातावरण दिया जाता है चिड़ियाघर में, मतलब उसको रेतीला वातावरण दे देते हैं। ओके, चिड़िया को चिड़िया जैसा वातावरण दिया जाता है, पेड़ पौधों के बीच रखा जाता है, चिड़िया को बाघ की तरह रखा जाता है। तो सेम वही वातावरण दिया जाता है जो कि उसके प्राकृतिक स्थान पर उसको मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए स्वस्थानीय जो प्रक्रिया उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया अपन ले लें। तो सबसे पहले आता है जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। तो जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में अपन देखें सबसे पहला फैक्ट, तो इसकी सीमाएं विधायिका द्वारा निर्धारित की जाती हैं। विधायिका का मतलब होता है सरकार द्वारा, इसकी सीमाएं सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। दूसरा फैक्ट आता है इसके बारे में, इसमें पर्यटन की अनुमति नहीं होती है। मतलब जैव आरक्षित क्षेत्र का मतलब हो गया जिस जीव के लिए वह, या एक जीव के लिए या एक से अधिक जीव, जिन जीवों के लिए वह बनाया गया उसमें केवल वही रह सकता है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप
अलाउड नहीं है, मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है, तो इसमें पर्यटन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई भी पर्यटक गतिविधि जैव आरक्षित क्षेत्र में नहीं की जाती है, परंतु शिक्षा व शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाता है। तो जो भी शैक्षिक कार्य हैं या शोध कार्य हैं उनको वह कार्य जैव आरक्षित क्षेत्र में किए जा सकते हैं। मतलब जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो एक जैव आरक्षित क्षेत्र में कई सारी वनस्पति प्रजाति और कई सारी जीव प्रजाति इनको आरक्षित किया गया है। तो इसमें शोध कार्य के लिए जैसे कि इसमें किसी मृग या मृग मान लीजिए आप, उसका संरक्षण किया गया, जैसे कस्तूरी मृग के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया। तो उस मृग पर जो भी शोध कार्य किए जाएंगे, जो भी शोध कार्य करने हैं मृग के ऊपर, ऐसे कार्यों के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, जैसे कि शेर पर कोई शोध कार्य करना है जैव आरक्षित क्षेत्र में तो अपन कर सकते हैं। ठीक, तो वर्तमान में भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने? 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। अब आता है अपना राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं का निर्धारण भी सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार का मतलब विधायिका, जो भी सरकार है, इसमें पर्यटन की अनुमति होती है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में अपन पर्यटन गतिविधियां की जा सकती हैं, मानवीय हस्तक्षेप किया जा सकता है, लेकिन वहाँ से अपन कोई ज़्यादा हस्तक्षेप भी नहीं होता। इसका एक बफर जोन होता है, बफर जोन के बाहर जो मानवीय गतिविधियां अलाउड हैं। तो वर्तमान में भारत में 104 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने? 104। प्रेजेंट में 104 नेशनल पार्क्स इन द इंडिया। अब आता है अपना वन्यजीव अभ्यारण्य। तो वन्यजीव अभ्यारण्य का मतलब क्या होता है? ये बाल्य हो गया, यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र जिसमें लुप्त होने वाले जीवों का संरक्षण किया जाए। ऐसे जीव जो कि लुप्त होने के कगार पर हैं उनका संरक्षण किया जाए, उसे बोलते हैं अपन वन्यजीव अभ्यारण्य। तो भारत में इनकी संख्या कितनी है? 545। इनकी सीमाएं निर्धारित नहीं होती हैं और पर्यटन की अनुमति होती है, लेकिन शिक्षा व शोध कार्य की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाती। ठीक है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य एक ऐसा क्षेत्र हो गया जिसमें कोई भी जा सकता है, घूम सकता है, कैसे भी रहे आप उसमें रह सकते हैं। मानवीय हस्तक्षेप इसकी सीमा का निर्धारण होता नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बना देते हैं अपन, कोई भी सीमा क्षेत्र इसका बना नहीं होता है। जैसे कि हरियाणा से लेकर के पंजाब तक फैल गया, पंजाब से जम्मू कश्मीर तक फैल गया, ऐसे फैला हुआ था। कोई भी इसका फिक्स जो है बाउंड्री लाइन नहीं होती है। तो उसमें शोध कार्य की व्यवस्था तो पर्याप्त हो नहीं पाती, क्योंकि इस पर सरकार जो है बहुत कम ध्यान देती है, क्योंकि इसकी सीमा का ही निर्धारण नहीं है। तो इसमें कोई भी जीव है वो अपने आराम से घूम सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र में रह सकता है। कोई फिक्स एक जीव के लिए नहीं बनाया जाता, इसमें बहुत सारे जीव आराम से रह सकते हैं। टाइगर रिजर्व एक विशेष आरक्षित भूमि क्षेत्र जिसमें केवल बाघों व उनके आवास के अनुकूल वातावरण को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व का मतलब होगा स्पेशल बाघ के लिए रिजर्व क्षेत्र। अब अपन बात कर लेते हैं बाहिस्ताने की। तो बाहिस्ताने में सबसे पहला बताया मैंने आपको जीन बैंक। ठीक है, तो जीन बैंक क्या होता है? किसी संकटग्रस्त या संकटापन्न जीव प्रजाति के आनुवंशिक सूचना को उसके जीन के रूप में किसी स्थान पर संरक्षित कर देना। तो मतलब इसका ये निकलता है, कोई संकटग्रस्त या संकटापन्न जीव प्रजाति है या वनस्पति प्रजाति है, उसका जो जीन है, ठीक है, डीएनए में पाया जाता है जीन। तो उसके जीन को, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो उसके जीन को अगर किसी स्थान पर उसके अस्तित्व खत्म होने से पहले अगर उसके जीन को अपन संरक्षित कर दें तो क्लोनिंग द्वारा उसी के जैसा जीव तैयार किया जा सकता है, जिससे कि पारिस्थितिकी तंत्र में उस जीव की कमी महसूस नहीं होगी। जैसे कि अगर अपन एक एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल के तौर पर अपन लेके, जैसे कि टाइगर है, टाइगर संकटापन्न प्रजाति है, संकटग्रस्त है, सॉरी। अगर टाइगर को
जैसे कि भारत में एक भी टाइगर नहीं बचा, सारे टाइगर खत्म हो गए, लास्ट एक बाघ बचा। अगर उस बाघ के जीन को अपन किसी बैंक में या जीन बैंक में ले जा करके संरक्षित कर लें, जीन बैंक बनाया जाता है इसके लिए स्पेशल, जो कि लखनऊ में है शायद, ठीक है। तो उस जीन बैंक में उसके जीन को संरक्षित कर दें तो भविष्य में हम उसी जीन से उसी के अनुरूप दूसरा जीव बना सकते हैं क्लोनिंग द्वारा, ठीक है। और चिड़ियाघर होता है, चिड़ियाघर के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया है। किसी जीव को उसके प्राकृतिक निवास स्थान से लाकर किसी अन्य कृत्रिम स्थान पर उसके अनुकूल वातावरण देकर संरक्षित कर देना। जैसे कि मैंने आपको शेर वाला कॉन्सेप्ट बताया था, घड़ियाल वाला बताया था, मगरमच्छ वाला बताया था, सांप वाला बताया था। अगर सांप को अपन जंगल से ला करके किसी अन्य स्थान पर उसी जंगल जैसा वातावरण दे दें तो वहां पर सर्वाइव कर जाएगा। अगर शेर को जंगल से ला करके किसी अन्य स्थान पर उसी जंगल जैसा वातावरण दे दें तो वह शेर भी वहां पर सर्वाइव कर जाएगा। अब आगे चलते हैं अपन। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत में चलाए गए कुछ अभियान, ठीक है। जो वन्य जीवों का संरक्षण किया जाना है, संकटग्रस्त हैं, संकटापन्न या संकट की ओर जा रहे हैं, जिनका अस्तित्व खतरे में है, तो उनके संरक्षण के लिए भारत में जो अभियान चलाए गए हैं उनके बारे में अपन थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सबसे इम्पोर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था, 1972 में। तो यह पूर्णतः वन्य जीव प्राणियों के संरक्षण को लेकर था, ठीक है। जो वन्य जीव प्राणी हैं जो संकट की ओर जा रहे हैं उनके संरक्षण के लिए यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। कब? 1972 में, जो इनके संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है, ठीक है। कानून बन गया, अधिनियम हो गया तो वह एक कानून बन जाता है। तो कानूनी रूपरेखा तो सीधी सी बात हो ही गई, अधिनियम बन गया। तो इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है? इसकी अनुसूची में सूचीबद्ध जीवों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की जो अनुसूची है उसमें जो भी जीव सूची में रखे गए हैं उनके लिए तो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करना है ही, ठीक है। और दूसरा उद्देश्य क्या निकलता है इसका? नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, पशु विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य, पशु विहार का मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य आदि को कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। तो नेशनल पार्क का जो भी नियम कानून है, पशु विहार का जो भी नियम कानून है, उस पर पूर्ण कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, किस अधिनियम द्वारा? 1972। तो अगली बात आती है 1991 में इसे संशोधित करके कठोर सजा का प्रावधान कर दिया गया है तथा कुछ जीवों व वनस्पतियों को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। 1991 में इसे संशोधित किया गया पूर्ण रूपेण, और उसमें जो भी इस नियम की अवहेलना करता है उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान कर दिया गया। अगला आता है प्रोजेक्ट टाइगर। कब शुरू किया गया था? 1973 में। तो इसका मुख्य उद्देश्य जैसा कि नाम से पता चल ही रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना है। जो भी बाघों की जनसंख्या है उसका स्तर बनाए रखना है, उसे कम नहीं होने देना है। प्रोजेक्ट चलाया गया था ये, ठीक है, अधिनियम नहीं है। इसमें बाघों के लिए विभिन्न पोषी स्तरों में इसकी भोजन की कड़ी को बनाए रखना है। विभिन्न पोषी स्तरों में, जैसे कि बाघ क्या खाता है? ज्यादातर मांस खाता है, तो मांस के जो विभिन्न पोषी स्तर हैं उसमें इसके भोजन की कड़ी को बनाए रखना है। जो जीव शाकाहारी हैं और जो शाकाहारी जीव हैं उनकी संख्या को बाघ के आसपास बनाए रखना है। शुरू में यह योजना 9 बाघ संरक्षण के रूप में शुरू की गई थी, ठीक है। शुरू में इसमें कितने थे बाघ संरक्षण क्षेत्र? 9, लेकिन यह 47 क्षेत्रों के रूप में भारत में चली हुई है। तो वर्तमान में भारत में कितने बाघ संरक्षण क्षेत्र हैं? 47, जो कि 17 राज्यों में व्याप्त है। प्रोजेक्ट टाइगर 17 राज्यों में, भारत के 17 राज्यों में फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 36,999 किलोमीटर स्क्वायर, 36,999 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल लिए हुए है। अब और भी दिए गए हैं, इनका थोड़ा सा केवल नाम बता रहा हूं मैं क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल नाम और सन याद रख लें। आप कब स्टार्ट किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। इसका मुख्य उद्देश्य नाम से पता चली था, एलिफेंट का मतलब हाथियों का संरक्षण होगा इसमें से। कब किया गया था? 1992 में। घड़ियाल परियोजना 1975 में।
घड़ियाल परियोजना का मुख्य उद्देश्य घड़ियालों का संरक्षण, जो गैरमटा राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में, इसी के अंतर्गत स्थापित किया गया था। घड़ियाल परियोजना के अंतर्गत चेन्नई में घड़ियाल बैंक स्थापित किया गया है। ठीक है, गैरमटा जो कि अभ्यारण्य है वह घड़ियाल के लिए फेमस माना गया है। ऑडिव रेडिले कछुआ आपने सुना होगा, वो भी यहीं पर आता है। अन्य भी जैसे कि अंगुल परियोजना, हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना, इसमें हिमालय कस्तूरी मृग को संरक्षण दिया जा रहा है, इसमें अंगुल को संरक्षण दिया जा रहा है। कछुआ संरक्षण, ऊंट संरक्षण, एशियाई शेर संरक्षण। ठीक है, अंगुल परियोजना चलती है अपनी जम्मू कश्मीर में। जो भी टाइगर रिजर्व में और जो वन्य जीव अभ्यारण्य, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, वह किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वहां पर किसका संरक्षण किया जा रहा है। अब एक इंपोर्टेंट फैक्ट आता है, रेड डाटा बुक। ठीक है, कब बनाई गई थी? 1964 में, 1964 में रेड डाटा बुक बनाई गई थी। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या है रेड डाटा बुक में? इसमें संकटापन्न जीवों व यह पहले आप ये जान लें, यह बनाई गई थी IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसमें क्या है? संकटापन्न जीव व वनस्पति प्रजातियों को, संकटापन्न जीव और वनस्पति प्रजातियों का लिखित लेखा जोखा। ठीक है, एक लिखित दस्तावेज है जिसमें विलुप्त होने के कगार पर खड़ी, जिसमें विलुप्त होने के कगार पर खड़ी प्रजातियों को शामिल किया जाता है और उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। ठीक है, तो रेड डाटा बुक में क्या है? जो भी संकटापन्न है, जिन प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा है, उनका इसमें लिखित लेखा जोखा होता है रेड डाटा बुक में। ठीक है, जो संकटापन्न जीव प्रजाति हैं, संकटापन्न याद रख लें आप, संकटापन्न जिनके अस्तित्व पर खतरा है। ठीक है, जो कि बहुत कम संख्या में बचे हुए हैं। ठीक है, इसमें भारत में बहुत सारे जीव सम्मिलित हैं। इसमें मैं आपको जब वीडियो बनाऊंगा राष्ट्रीय पार्क वाला, इसमें कौन संरक्षित, तो मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा ये रेड डाटा बुक में है या नहीं। ठीक है, तो इनका संरक्षण किया जाता है, जो कि संकटापन्न जीव प्रजाति है, उनका लेखा जोखा होता है रेड डाटा बुक में। सीधी सी बात है, क्लियर बात है। ठीक है, और उनके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जाते हैं। क्लियर? अगर आपने वीडियो पूरा देखा हो यहाँ तक, तो चैनल को आप कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को अब कर दें भाई साहब आप लाइक। ओके, धन्यवाद।